हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इकराम सर में। मैं हूं आपका इकराम सर। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे नई एजुकेशनल वीडियोस, वो भी क्लास 10 साइंस की इसमें हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हमेशा मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं क्लास में भी। क्यों? क्योंकि अगर आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेटल्स ये क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें धातु बोलते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स अधातु, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्यूमिनियम और कॉपर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वुड एंड प्लास्टिक, और अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो गैसेस जो होती हैं वो सभी बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम ऑक्सीजन। इसमें कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी हैं कि वो नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बाद भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के होते हैं। तो वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चैप्टर में पढ़ना है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने यही बताई, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये हमेशा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और नॉन मेटल्स कुचालक होते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शनल्स को हम कर लेंगे नेक्स्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इतनी याद रहेंगी, इसके आगे भी आप लोग बुक की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, धातु की रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या है तो उसको देखने के लिए हमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी होता है वो रिएक्शंस के थ्रू होता है, यानी अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जो रिएक्शंस हैं उनको हम देख लेंगे। अगर हम कभी भी किसी मेटल को किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? बनता है मेटल ऑक्साइड। अब ये चीज कैसे क्लियर होगी? केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको क्लियर करेंगे हम। कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो जाना चाहिए। ये 2 है तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। दिस इज द मेटल, दिस इज द ऑक्सीजन एंड बन गया मेटलिक ऑक्साइड। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो चलिए आगे, बहुत बढ़िया। जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है 4Al + 3O2 तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। Al2O + 6HCl। अब वो कह रहा है कि अगर हम किसी मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? चलिए कराकर देखते हैं। मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है एसिड के साथ, तो एसिड के साथ मेटलिक ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 6HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं तो बनता है 2LCl3 प्लस 3H2। तो अगर हम किसी मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। कैसे पता चला? मैंने बोला था कि अगर सोडियम या क्लोरीन इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट आपको कहीं पर नजर आता है तो आप उसको एज अ सोल्ट काउंट कर सकते हैं।
यहां तक बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। ठीक, What happens when metal react with water? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या, ये टॉपिक है क्वेश्चन की तरह। देखिए वैसे तो जितनी भी साइंस में एजुकेशंस होती हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, तो थ्योरी में उन्हें कराना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो प्रैक्टिकल्स लेकिन हो नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उसने आपको दिया हुआ है 3.3 फिगर, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मेटल प्लस वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? चलिए पहले लिख लेते हैं कि मेटल को रिएक्ट कराना है किसके साथ? वाटर के साथ। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने भी ये सोचा है। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक चीज और है, अगर कोई मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या निकलता है? तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। अब केमिकल रिएक्शन कराकर देख लेते हैं। अगर मैं पोटेशियम को रिएक्ट करा रहा हूं वाटर के साथ तो बनेगा क्या? ये देखिए पोटेशियम ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला केमिकल रिएक्शन है 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस या तो हीट या एनर्जी। अब जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट या एनर्जी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है। और मेटलिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका भी एग्जांपल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कॉपर को रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है? What happens when metal react with acid? तो यहां पर जो लिखा था कि अगर what happens when metal react with water, आंसर लिख लेता हूं। They produce metallic oxide plus हाइड्रोजन गैस, है ना? बिल्कुल सही। लेट्स कंटिन्यू। इसी वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे हम। रिविजनल वीडियोस हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें कवर करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड? ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल react with acid? What happens अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है? NCERT खोलकर बैठिए, नोटबुक खोलकर बैठिए। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक होमवर्क भी दूंगा यहीं पर।
आंसर लिख दूंगा। पहले आंसर में ही इसी को लिखता हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, इसको क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं। मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक केमिकल रिएक्शन मैं करा रहा हूं, एक आप लोग ढूंढेंगे। मेटल एसिड के साथ तो सोडियम प्लस HCl, ऐसे कर लेते हैं, बनेगा 2NaCl प्लस H2। बहुत बढ़िया, सोल्ट बन गया। When a metal react with acid they produce salt plus hydrogen। अगर कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। वाटर के साथ करती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस निकलती है, तो एक दो क्वेश्चन अलग होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो वो पूछता है वो उसका आंसर हाइड्रोजन गैस ही होता है। तो यहां पर क्लियर। अब वो कह रहा है how do metal react with solution of other metal salts? How do metals react with solutions of other metal salts? है ना। तो क्या होता है भाई, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, वो कह रहा है, देखो आंसर लिख लेते हैं यहां पर कि मेटल ए प्लस सोल्ट बी, सोल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए, सोल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। क्या हुआ, ये यहां और ये यहां आ गया, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन ही लग रही है और वही आई थिंक हो गई है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, क्या होता है, अगर कोई धातु सॉल्यूशन, मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट, अगर कोई मेटल किसी मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जो मेटल कमजोर होगा उसको छोड़ के दूसरे मेटल के साथ दूसरा मेटल चिपक जाता है। भाई डबल डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग याद है ना, नहीं है याद तो वो पूरा वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज, क्या होती है भाई, देखते हैं। मैं यहां पर करता हूं रिएक्टिविटी सीरीज ना, रिएक्टिविटी सीरीज। भाई इससे पता चलेगा कि कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। यहां पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस भी बता दूंगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम। फिर कहां से कम होती जाती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, यहां तक। फिर यहां से और कम होता जाता है। तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम और ये मीडियम। तो ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं। इससे 2 मेटल्स का नाम बताइए जो एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही फ्लामेबल हो जाते हैं। आंसर है सोडियम, पोटेशियम। ऐसे 2 धातुओं के नाम बताइए
जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से? आंसर सोडियम पोटेशियम। ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, उसका भी आंसर क्या है? सोडियम और पोटेशियम। तो ये दो नाम एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज ये है कि कौन से, इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से मेटल सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील। रिएक्टिविटी सीरीज को वहीं लिखा रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, वो क्या है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। धातु और अधातु कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड का बता दो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का बता दो। तो सबसे पहले इसका बताना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो 281 क्लोरीन, 287। इसके आउटरमोस्ट सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स मींस प्लस, ये 7 है, 1 माइनस, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर आउटर सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे कि ये क्या रहे, स्टेबल रहे, है ना। तो चलिए अब क्या होगा, इसके जब आउटर मोस्ट सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट सबशेल में 7, तो क्या करेगा, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सबशेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके में भी 8 हो जाएंगे। होता क्या है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ तभी रिएक्ट करते हैं जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जिनको वैलेंसी निकालना नहीं आती है वो क्लास 9 की बुक खोलें और एक बार वैलेंसी सीखें। विदाउट वैलेंसी संयोजकता निकाले आप इस क्वेश्चन को नहीं छेड़ पाएंगे बेटा। तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले 9th का वाला कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला था कि हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक 18 एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, कम से कम ये याद कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम देने में आसानी हो। फिर वो बोल रहा है मैग्नीशियम और क्लोरीन। चलो यहां पर करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, है ना, MgCl2। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सोडियम मैग्नीशियम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बट यहां पर 2 क्लोरीन है तो उसको देख लेंगे बाद में, अभी वैलेंसी देखते हैं। तो वैलेंसी ये है, इसके आउटरमोस्ट सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो ये वैलेंसी 0 से 4 तक ही होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकती, और कम से कम 0 होगी। अगर 4 या 4 से कम वैलेंसी है तो आता है प्लस, और अगर 5 या 8 के बीच में वैलेंसी है तो आता है माइनस। ये 7 कभी वैलेंसी नहीं हो सकती है। अगर यहां पर 4 से बड़ी डिजिट है तो उस डिजिट को 8 में से माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो वैलेंसी होगी। और अगर 4 या 4 से छोटी डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, वही वैलेंसी है। तो इसे माइनस नहीं किया है मैंने, इसे माइनस किया है इसीलिए। तो मैग्नीशियम के आउटर सबशेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां दिख रहा है। क्लोरीन के आउटर सबशेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां दिख रहा है।
वैलेंस के साथ नहीं है, आउटर मोस्ट सबशेल में सबसे बाहर वाले कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला और ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला। That's why MgCl2 not MgCl। मैग्नीशियम और एक क्लोरीन रिएक्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो भी मैग्नीशियम की जरूरत पूरी नहीं होगी। मैग्नीशियम की जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे MgCl2। लेकिन सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, वो एक ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इससे रिलेटेड एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छी तरह से इसको सीख लें। अगला टॉपिक क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल, कैसे कैसे मेटल्स पाए जाते हैं। तो एक फिगर है, मैं उसको बता रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में खोल लीजिए। फिगर 3.10 वो कह रहा है ओर्स, कंसंट्रेशंस ऑफ ओर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू उनको साफ किया जाता है और प्योर मेटल्स निकलते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो होते हैं वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होते हैं, ये वाले, तो उन्हें कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। प्लस मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जैसे कि ये मीडियम वाले भी यही बोले हैं, तो उनको सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें रोस्ट करके प्योर किया जाता है। लो रिएक्टिव वाले जो होते हैं सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें भी रोस्ट करा जाता है। तो समझ में क्या है, जो हाईली रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। जो मीडियम है उनके लिए 2 प्रोसेस हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और जो सबसे कम है उनके लिए एक ही प्रोसेस है, रोस्टिंग, क्योंकि वो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। यहां पर बात क्लियर है। चलिए अभी जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। Extracting metals low in the activity series। तो लो जो है वो ये वाला हमने ले लिया मरकरी। किस फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। अभी हमने उस फिगर से पढ़ा। ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो बनाता है मेटलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटलिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करता है तो भी मेटलिक ऑक्साइड बनता है। और जिन केमिकल रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होती हैं, जिनमें हीट यहां होती है, उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये उसका भी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी। ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है, हमारा मेटल अलग। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल of the activity series। तो 2 ऐसा बना देता, सल्फेट 3O2 प्लस ये 2 है, जिंक ऑक्साइड 2SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अगर जिंक कहाँ है भाई? ये रहा। तो यहां पर तो हो गया, वो पहले कह रहा था 2, तो सबसे नीचे ये थे, इसमें से एक ये लिया, फिर उसने बोला मिडिल, तो मिडिल ये है, इसमें से ये ले लिया,
तो हमने पढ़ा कि ये दोनों ही सल्फाइड की फॉर्म में आते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि यहां दिख भी रहा है ना, मर्क्यूरी सल्फाइड या लीड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, और यहां भी जैसे बना मेटलिक ऑक्साइड, यहां भी मेटलिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्लियर ये हो जाता है कि मिडिल वाले हो या लो वाले हो, दोनों ही अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड ही बनता है, ठीक है। और ये बात हमें पहले से भी पता है कि अगर कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मेटलिक ऑक्साइड ही बनाता है, बट अगर उसके साथ सल्फर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, और अगर सल्फर नहीं है तो वो मेटलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना सकता है, अगर यहाँ एसिड है या फिर वाटर। कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, चलो चैप्टर खत्म। को इसको मिटाने का दिल नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, को नहीं यार तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। जन संक्षारण। कोरोजन क्या होता है, देखिए अगर कोई भी मेटल आप खुले में छोड़ देंगे, जैसे आयरन, लोहा अगर आप खुले में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो मेटल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और फेरिक ऑक्साइड उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर लाता है। दिस इज द कोरोजन, जंग, यानी मेटल के ऊपर परत का चढ़ जाना। जैसे आयरन पर भूरे रंग की चढ़ती है, सिल्वर पर ब्लैक कलर की परत सी आती है, थोड़ी सी ग्रीन भी लग सकती है, और ये गोल्ड तो बहुत कम अभिक्रिया करता है, इसीलिए बहुत महंगा है एज कंपेयर टू सिल्वर, क्योंकि इस पे जल्दी से जंग नहीं लगता है, काला नहीं पड़ता। लेकिन सिल्वर काला पड़ सकता है, जल्दी जंग लग जाता है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं वाटर के साथ, तो इनके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। अब इनसे प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, तो संक्षारण यानी जंग लगने से बचने के लिए हम चीजों को, अपने मेटल्स को पेंट करते हैं, जैसे गेट के ऊपर पेंट करना, गार्डर के ऊपर पेंट करना, जिससे कि जंग से बचा जा सके। दूसरा, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, अलग अलग मेथड है, तो बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा, आज की वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, आपको जिस तरीके से कराया गया है उसको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके बाय।